Good morning, dear student. We are describing chapter 5. Name is Through the Eyes of Traveler. यानी कि हम अध्याय 5 को अब पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर, यानी कि यात्रियों के नज़रिए से. We will read this chapter as a small roll. No will expand in detail. I have sent a page on your WhatsApp. Only through that you will try to understand. यानी कि मैंने आपको एक व्हाट्सएप पर एक पेज भेजा है, उसको निकाल करके इसको समझने का प्रयास करें. इन दिस चैप्टर वी शैल सी हाउ आवर नॉलेज ऑफ पास्ट कैन बी इनहेंस्ड थ्रू द कंसिडर्ड ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोशल लाइफ प्रोवाइड बाय द ट्रेवलर्स who visited the subcontinent, focusing on the accounts of three men: Al-Biruni, who come from Uzbekistan, 11th century; Ibn Battuta, who come from Morocco in northwest Africa, in 14th century; and the Frenchman Francois Bernier from 17th century. जैसा कि आपको पता है कि ये हम 3 यात्रियों का वर्णन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसमें आप थोड़ा पढ़ोगे और ज़्यादा समझोगे. तो ये चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स. इसको हम एक थीम टाइप से पढ़ेंगे, एक समरी टाइप से पढ़ने जा रहे हैं, ये यात्रियों के नज़रिए से. अब जैसे जैसे मैं इसको रीड कर रहा हूँ वैसे आपको समझना है. ये चैप्टर 10वीं शताब्दी से और 17वीं शताब्दी तक के समाज का वर्णन करता है. इन यात्रियों ने कई देशों में घूमे और भारत में भी ये घूमे, और उस घूमने के बाद, यात्रा करने के बाद भारत के बारे में जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखा उसके बारे में ये चैप्टर है. ट्रेवलर्स हु विजिटेड ए न्यू लैंड invariably encountered a different world. Many of them tried to adopt to these differences and recorded the unusual and remarkable. यानी कि ये जो यात्री होते थे ये सदैव दुनिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और उन्होंने वहाँ जो भी विभिन्नताएं, जो भी समानताएं देखी, उनको उन्होंने एक लिखने के रूप में एक रिकॉर्ड बनाया और उसको हमारे सामने पेश किया. These accounts varied in terms of their subject matter, ranging from court matter to religious issue. ये जो ग्रंथ थे, ये जो किताबें थी, ये जो उनकी पुस्तकें थीं, ये एक कोर्ट यानी कि राजाओं के दरबारों से लेकर के धर्म के मामले में, जाति के मामले में और वहाँ की सामाजिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी देती हैं. अल-बिरूनी एंड द किताबुल. अल-बिरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद, फ्रॉम ख्वारिज़्म टू पंजाब. अल-बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में हुआ था, जो आज उज्बेकिस्तान में है. ख्वारिज़्म was an important center of learning and the Al-Biruni received the best education available at that time. He was well versed in several languages: Syriac, Arabic, Persian, Hebrew and Sanskrit. यानी कि जो अल-बिरूनी था वो जहाँ से था वो एक बहुत बड़ा सेंटर था. यानी ख्वारिज़्म एक बहुत बड़ा लर्निंग यानी कि सीखने का बहुत बड़ा सेंटर था और वहीं पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की. वह कई भाषाओं में दक्ष था, जिनमें सिरियक, अरबिक, पर्शियन और हिब्रू और संस्कृत भाषा भी का उनको ज्ञान था. इन 1017 when Sultan Muhammad invaded Khwarizm, he took several scholars and people back to his capital Ghazni. Al-Biruni was one of them. जब मोहम्मद ने ख्वारिज़्म पर हमला किया तो वहाँ से उन्होंने कई विद्वानों को अपने साथ लिया, जिनमें अल-बिरूनी भी एक था. इसकी पुस्तक है द किताब उल हिंद. अल-बिरूनी किताबुल हिंद रिटन इन अरबिक. अल-बिरूनी ने ये अरबी भाषा में लिखी है. इट इज़ इन द वॉल्यूम्स टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स ऑन द सब्जेक्ट सच एज रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स, मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी. यानी कि अल-बिरूनी ने ये बुक जो है 80 चैप्टर में डिवाइड की थी और उन अध्यायों में धर्म के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, त्योहारों के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में, यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में भी, जातीय, धर्म, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, माप तोल प्रणाली और मूर्ति विज्ञान, कानून और इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी. Al-Biruni, who wrote in Arabic, probably intended his work for people living along the frontiers of the subcontinent. यानी कि अल-बिरूनी ने जो लिखा
वो यहाँ के लोगों को ध्यान में रखकर, इस उपमहाद्वीप के लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में ध्यान में रख कर के उन्होंने अपनी किताबों में यानी कि किताबुल हिंद में लिखा है। नेक्स्ट है इब्न बतूता रिहलात एन अर्ली ग्लोबल ट्रूटर। इसको एक विश्व यात्री कहा जाता है। अब तक हमने अलबिरूनी के बारे में पढ़ा है, अब ये है इब्न बतूता। इब्न बतूता ऑफ ट्रेवलर्स कॉल रिहला, उनकी यात्रा को रिहला कहा जाता है, जो इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। रिटन इन अरेबिक प्रीवियस एक्सट्रीमली rich and interesting details about the social and cultural life in the subcontinent in 14th century। 14वीं शताब्दी में जो भी हमारे समाज में उस समय सामाजिक जीवन, उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं इस उपमहाद्वीप में जो थी, उनके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। Unlike most other members of his class, Ibn Battuta considered experience gained through travelers to be a more important source of the knowledge than books। यानी कि ये जो इब्न बतूता थे, इन्होंने अपना ज्ञान इन किताबों की अपेक्षा, बहुत से यात्री यहाँ करके जो पुरानी किताबें थीं, जो पुरानी पुस्तकें थीं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, लेकिन इन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके ज्ञान को इन्होंने अधिक लिखा अपनी पुस्तक में। इन्होंने किसी पुस्तक का सहारा नहीं लिया। ट्रेवलिंग ओवरलैंड थ्रू सेंट्रल एशिया, इब्न बतूता रीच्ड इन सिंध इन 1333, यानी कि 1333 में इब्न बतूता यहाँ पहुँचा सेंट्रल एशिया को क्रॉस करने के बाद। He had heard about the Muhammad bin Tughlaq, the Sultan of Delhi, and learned by the reputation as genuine patron arts and letters set off for the Delhi। Ibn Battuta meticulously recorded his observation about new culture, people, beliefs, values, etc। इब्न बतूता ने यहाँ के जो सुल्तान थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनके बारे में सुन रखा था कि वो ज्ञान के और संरक्षण के बहुत ही इच्छुक हैं, और इसलिए वो दिल्ली में अपना जीवन काल यहाँ बिता सकते हैं, इसलिए उन्होंने इतनी दूर से आकर के दिल्ली में रहना उचित समझा। इब्न बतूता ने जो भी लिखा बड़ी बारीकी से लिखा, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के विश्वासों के बारे में, यहाँ के मूल्यों के बारे में। द एन्जॉयमेंट ऑफ क्वेरीज, यानी कि जिज्ञासाओं का उपभोग। इब्न बतूता वाज एन इनविटेबल ट्रेवलर हु स्पेंट सेवरल ईयर ट्रेवलिंग थ्रू नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। He may even have visited Russia, the Indian subcontinent and China before returning to his native land Morocco। यानी कि इब्न बतूता ने नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के कई हिस्सों में, यहाँ तक कि रूस में भी हो गए, और सबकॉन्टिनेंट एंड चाइना बिफोर रिटर्निंग टू हिज नेटिव लैंड मोरक्को। यानी कि वो अपने मोरक्को भूमि लौटने से पहले इस महाद्वीप में, चाइना में भी, और इस इंडियन महाद्वीप में जो उपमहाद्वीप है, इसमें भी वो यात्रा करने के लिए आए। फ्रांसवा बर्नियर, ये आपको पता है फ्रांस का यात्री था। हमने दो यात्रियों के बारे में पढ़ लिया है, तीसरा यात्री है फ्रांसिया बर्नियर। फ्रांसिया बर्नियर ए फ्रेंचमैन हु वाज डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड द हिस्टोरियन रोट अबाउट द इंडिया। जो फ्रांसिया बर्नियर था वो एक डॉक्टर भी था और पॉलिटिकल फिलोसोफर, यानी कि वो एक राजनीतिक दर्शन शास्त्री भी था, और इतिहासकार, और इतिहास के बारे में वो लिखता था। भारत के इतिहास के बारे में भी उसने लिखा है। He was in India for 12 years from 1656 to 1668, and he was closely associated with the Mughal court as a physician is Prince Dara Shikoh, the eldest son of the Emperor Shah Jahan, and later on as intellectually and scientist the दामिन खान, an American noble at the Mughal court। इन्होंने यहाँ 12 वर्ष बिताए, 1656 से 1668 तक ये भारत में रहा, और ये दारा शिकोह, जो किसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था, उसके शासनकाल में इन्होंने अपना समय बिताया। और फिर इन्होंने एक अमेरिकन जो नोबल कोर्ट, अमेरिकन जो दामिन को थे, उन्होंने उसके अंतर भी इन्होंने कुछ साइंस या विज्ञान से संबंधित कार्य किए। कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, बर्नियर ने यानी कि ईस्ट और वेस्ट की संस्कृति सभ्यताओं की तुलना की है। Bernier traveled to several parts of the country and wrote account of what he saw। He also compared what he saw in India with the situation in Europe। यानी कि बर्नियर ने यहाँ जो देखा उसकी तुलना यूरोप से की।
Bernier works were published in France in 1671 and translated into the English, Dutch, German and Italian language within the next 5 years. यानी कि 1670 और 71 में ये जो इसकी जो बुक थी वो यहाँ इंग्लिश में, डच में, जर्मनी में, इटालियन भाषाओं में लिखी गई और अगले 5 सालों में उन्होंने वो किताबें विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट करके अपने यूरोप में पब्लिश करवाएं, जिससे कि इसकी बहुत ज़्यादा बिक्री बढ़ी। अल्बेरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन ओवर कंपेयरिंग वेरियस टू द अंडरस्टैंडिंग। अल्बेरूनी को यहाँ के समाज, संस्कृति, सभ्यता को समझने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन 3 कठिनाइयों का यहाँ वर्णन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू अल्बेरूनी, फॉर इंस्टांस, वाज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम इनहेरेंट इन द टास्क ही हैड सेट हिमसेल्फ। According to Al-Biruni, Sanskrit was different from Arabic and Persian, that ideas, concept could not be easily translated from one language into another. अल-बिरूनी के अनुसार यहाँ संस्कृत भाषा थी और संस्कृत भाषा के ज्ञान को समझना बड़ा कठिन था। अन्य भाषाओं को ट्रांसलेट करना बड़ा आसान था, लेकिन संस्कृत भाषा के ज्ञान को समझना बड़ा कठिन था। सेकंड बैरियर ही आइडेंटिफाइड वाज डिफरेंस ऑफ द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस। यानी कि यहाँ जो धार्मिक रीति रिवाज थे वो विभिन्न टाइप से थे, उनको समझना बड़ा कठिन था। द सेल्फ एब्जॉर्बेशन एंड कंजप्शन इंस्टेंटली ऑफ द लोकल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हिम कंस्टिट्यूटेड द थर्ड बैरियर। यहाँ की जो लोकल पीपल थे उनकी भी धार्मिक परंपराएं अलग अलग थी, उनको भी अलग अलग करना बड़ा कठिन काम था। अल-बिरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। अल-बिरूनी ट्राइड टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम ऑफ द लुकिंग फॉर द पैरेलल्स ऑफ द अदर सोसाइटी। अल-बिरूनी ने यहाँ के समाज को अन्य समाजों के बारे की तुलना की। ही नोटेड दैट एंशियंट पर्शिया 4 सोशल कैटेगरीज वर रिकॉग्नाइज्ड, दोज ऑफ knights and princes, monks, free priests, fire priests and lawyers, physicians, astronomers and other scientists, and finally peasants and artisans. अल्बेरूनी ने देखा कि जो पर्शिया था या उसके जो क्षेत्र थे उनमें 4 प्रकार के समाज थे। अधिकतर उनमें जो राजा के राजकुमार थे या जो नाइट्स पद पर रहते थे वो थे, भिक्षु थे, पुजारी थे और वकील थे। यहाँ तक कि फिजिशियन थे, खगोल शास्त्री भी थे और अन्य वैज्ञानिक थे। इस टाइप से किसान थे, आर्टिसन यानी जो वस्तुएं बनाने वाले थे वे लोग होते थे। इस टाइप से वहाँ जाति व्यवस्था है, लेकिन इंडिया में जाति व्यवस्था को देख करके वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा। ही अटेम्प्ट टू सजेस्ट दैट सोशल डिवीजन वर नॉट यूनिक इन इंडिया। उनका मानना था कि भारत में ये सब एक समान नहीं था। एट द सेम टाइम ही पॉइंटेड आउट दैट विद इन इस्लाम ऑल मैन वर कंसिडर्ड इक्वल, डिफरिंग ओनली इन देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ पिटी। जैसे कि इस्लाम धर्म तो यहाँ था, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग थे उनको भक्ति का, उनकी धार्मिक निष्ठा का जो कार्य थे वो डिफरेंट थे। ऐसे हिंदू धर्म तो एक था, लेकिन हिंदू धर्म में भी कई देवी देवताओं को मानने वाले अलग अलग थे, इसलिए उनको समझना बड़ा कठिन था। ये उनको प्रॉब्लम आई थी। तो बेटा ये हमने अभी तक यहाँ एक पेज किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक सेकंड पार्ट इसका करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको थोड़ा का ध्यान से समझने की ज़रूरत है, अपने बुक से इसको रीड करना है। मैंने एक हिंदी मीडियम पार्ट भी आपके उसमें डाला है, उसको कंपेयर करना है और इसको ध्यान से पढ़ना है, जिससे कि ये हमारा चैप्टर शॉर्ट टर्म में जल्दी हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।